हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे मित्र भविष्य में बनने वाले अध्यापक है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एस्टेट सीटेट की, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी आज हम लेके आए हैं। जिस थ्योरी का नाम क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को भाई सभी के सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप, अपने रिश्तेदार, जो भी भविष्य में टीचर बनना चाहता है, जो भी जिस बच्चे ने सीटेट या एस्टेट का एग्जाम देना है, वो सभी बच्चे। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये सीटेट एस्टेट के लिए है, जो बच्चे यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो आपकी क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। और एक बार सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर ब्लूम्स जी क्या कहते हैं। ब्लूम्स महोदय जी कहते हैं कि जो बच्चे का सीखना होता है, जब उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन करना होता है, उसे कहा है उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर शैक्षिक उद्देश्य। और किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर शैक्षिक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। और उद्देश्य टारगेट क्या होता है कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं, उस सीखने के कारण जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसी को कहा जाता है शैक्षिक उद्देश्य। तो चलिए आज की जो क्लास है उसका प्रारंभ करते हैं। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। यहाँ पे क्या है? इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने कहा है शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? शैक्षिक उद्देश्यों का। कि जो वो सीखना चाह रहा है, वो जो सीख रहा है, वो सीख क्यों रहा है, किस लिए सीख रहा है। तो इसीलिए इन्होंने उस शैक्षिक उद्देश्य को क्या बताया है? सीख कर व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के, याद रखना, सीख कर व्यवहार में परिवर्तन। तो हम लोग जो अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन करते हैं, वही क्या कहलाती है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इन्होंने जो सीखने के प्रकार या पक्ष जो बताए हैं, वो कितने बताए हैं बच्चा? याद रखना, इन्होंने पक्ष बताए हैं 3। और 3 पक्ष इन्होंने कौन कौन से बताए हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहला बताया था उसे कहा जाता है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, और जिसके कितने पार्ट होते हैं? 6, यानी कि 6। दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, जिसे कहा जाता है अफेक्टिव डोमेन, जिसके पार्ट होते हैं 5। और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है क्रियात्मक पक्ष, यानी कि साइकोमोटर डोमेन, जिसका पार्ट कितने बताए? 6 पार्ट बताए हैं। अब इन पार्टों के अंदर, इन भागों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे हम लोग। और ये ज्ञानात्मक पक्ष है क्या? देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ज्ञान कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है जो भी हमें नॉलेज हो, हम जिस चीज को सीख रहे हों, और हमने कोई भी चीज अगर सीख ली है, तो उसी को कहा जाता है ज्ञानात्मक पक्ष। यानी कि मुझे किसी चीज की जानकारी जो है वो क्या होगी? वो हमें हमारी कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा। अब इसी को कितने भागों में बांटा गया है? ब्लूम ने इसे 6 भागों में बांटा है। भावात्मक पक्ष क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है कि हमारे भाव क्या हैं, हमारे जो भाव हैं वो किस प्रकार के, हमारे जो इमोशनल्स हैं वो किस तरीके के हैं, इसे कहा गया है भावात्मक डोमेन। और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है कि हमारे उस भाव से, उस नॉलेज से हम लोगों के अंदर कौन सी क्या है क्रिया हो रही है, या हमने कौन सी रिएक्शन की है, यही होता है, याद रखना, क्रियात्मक पक्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना। हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में जाते जाते अचानक अंधेरा हो चुका है, हमारा पैर किसी भी एक रस्सी पर पड़ जाता है, या हमारे पैर के नीचे एक रस्सी आ जाती है, तो एकदम मेरा जो दिमाग है वो जाएगा कहीं यार सांप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सांप के बारे में पहले ही पता है कि सांप भाई थोड़ा लंबा होता है। अगर रात के समय पैर के नीचे थोड़ी भी हलचल होती है, तो पहला हमारा संज्ञान क्या जाता है? पहले हमारे अंदर क्या है? ज्ञान क्या आता है? भाई सांप तो नहीं है, क्योंकि हमें उसकी थोड़ी नॉलेज है। अब जैसे ही सांप के बारे में मेरे माइंड के अंदर, मेरे संज्ञान के अंदर आया, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरे जो फेस इंप्रेशन है वो उत्पन्न हो जाएंगे, जिसे हम भावात्मक कहते हैं। जैसे मैं एकदम डरना शुरू कर दूंगा। अब जो मैंने डरना शुरू किया, जो मेरे भावात्मक पक्ष आए हैं, अब इसी के डरने के साथ मेरे अंदर जो एक्टिविटीज है, जो मेरी साइकोमोटर होती है, साइकोमोटर जो हमारी फाइन मोटर्स और ग्रॉसेस मोटर होती हैं, यानी कि मेरी जो क्रिया करने की एक्टिविटीज होगी वो क्या हो जाएगी? मुझे वहां पे भागने के लिए मजबूर करेगी। और भागना कारण किसकी वजह से पड़ा?
क्योंकि मेरा भाव था, मैं डर चुका हूं, मेरे अंदर इमोशंस थे वो डर का, यानी मेरे संवेग कैसे आ गए हैं, डर वाले। अगर वही डर वाले संवेग आए तो मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगा। अगर सपोज कीजिए कि मेरे वहां पर संवेग क्या है, हंसने वाले हैं, तो मैं वहां पे खड़ा होकर जोर जोर से हंसूंगा। यानी जिस तरीके का भाव होगा, जिस तरीके से संवेग होगा, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो इन पक्षों के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है, भावात्मक पक्ष को 5 भागों में, और क्रियात्मक पक्ष को कितने, 6 भागों में। अब ये भाग है कौन कौन से, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष को बलूम ने क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था कब, 1956 होगा बच्चा, यहाँ पे थोड़ा वो हो चुकी है, याद रखना। 1956 में, 1956 ईस्वी में बलूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। 6 भाग कौन कौन से हैं। पहला होता है ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते हैं। सेकंड होता है समझ या बोध, जिसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तीसरा होता है प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। चौथा होता है एनालिसिस यानी विश्लेषण। पांचवा होता है संश्लेषण, सेनेथिक्स होता है। और छठा जो होता है वो होता है मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से 6 भागों में किसने, ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया। जब ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया तो इनमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ज्ञान, समझ और जो प्रयोग है, इसे कहा जाता है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसे क्या कहा जाता है, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि ब्लूम्स वर्गीकरण में ब्लूम्स ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, जो उन्होंने बताया था वो बताया था क्या होता है बच्चा, ज्ञानात्मक पक्ष। जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, पेपर में पूछ जाएगा कि उसमें भी सबसे जो निम्न स्तर का या जो लो ऑर्डर थिंकिंग होती है, स्किल्स होती है, वो कौन सी होती है, याद रखना। ज्ञान, समझ और प्रयोग कैसी होती है, हमारी लो ऑर्डर थिंकिंग होती है। विश्लेषण और संश्लेषण कौन सी होती है, मिडिल यानी कि मध्य की होती है। और जो सबसे हाईएस्ट पाई जाती है वो कौन सी होती है, मूल्यांकन होता है, ये याद रखना। अब जानेंगे कि ज्ञान है क्या। तो ज्ञान के बारे में समझना, अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में नॉलेज रख रहे हैं, ज्ञान रख रहे हैं, या किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ज्ञान। यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, किसी भी चीज का ज्ञान लेता है। विषय वस्तु के प्रति ज्ञान होना, बच्चा जिस चीज के बारे में सीख रहा है उसके बारे में उसे ज्ञान होना। जैसे हम लोग एस्टेट या सीटेट या रीट का या यूपी टेट, सुपर टेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हम पेपर दे क्यों रहे हैं। अब जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि भैया पेपर देने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने बीएड क्यों की है, बीटीसी क्यों की है, जेबीटी क्यों की है, तो उसका फायदा क्या। तो कम से कम पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। यही होता है, क्या होता है, याद रखना, ज्ञान यानी कि नॉलेज, विषय वस्तु के प्रति ज्ञान का होना। सेकंड है समझ या बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अब उसे जो भी ज्ञान है, उसे जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज या ज्ञान को क्या, अपने शब्दों में उसका अनुवाद करना। क्या करना, अपने शब्दों में उसका अनुवाद करना। यही क्या कहलाता है, समझ या बोध कहलाता है। ज्ञान को अपने शब्दों में अनुवाद यानी कि वर्गीकरण करना, एक्सप्लेशन करना, ये याद रखना। तीसरा होता है प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, विभिन्न परिस्थितियों, अब मुझे जो भी ज्ञान है मैं उसे अपने शब्दों में व्यक्त करूंगा। कब, अब जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति आएगी, मैं उस परिस्थिति के हिसाब से ही अपने इस नॉलेज या इस ज्ञान का क्या है, प्रयोग करना प्रारंभ कर दूंगा। जैसे अगर किसी तरीके से अगर हमसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि भाई ब्लूम्स ने सीखने के प्रकार कितने बताए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्रकार बताए हैं। अब अगर एग्जामिनर हमसे पूछने लगे कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो जब मुझे नॉलेज होगी, जब मुझे उस चीज के बारे में पता होगा, मैं तभी तो बताऊंगा। अब जिस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करेगा, मैं उसी परिस्थिति के हिसाब से क्या है, पेपर जो आंसर है वो देना प्रारंभ कर दूंगा। तीसरा होता है विश्लेषण, एनालिसिस। क्या मतलब, क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास समस्या है या जो भी हमारे पास प्रश्न है, जो भी हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, यही क्या होता है, याद रखना, ये कहलाता है विश्लेषण। एक छोटी सी चीज समझना, कोई हमारे पास कोई लड्डू है या कोई भी बर्फी का पीस है, हम उस बर्फी के पीस या लड्डू को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सभी लोगों को बांट दें, ठीक है। प्रसाद है, जब एक पीस होता है, लोग ज्यादा होते हैं और हमें किसी को प्रसाद देना हो, तो हम क्या करते हैं, उसी पीस के छोटे छोटे क्या है, पार्ट बना लेते हैं और सभी लोगों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
इसका मतलब क्या कर दिया, जब हमने उस पीस के डिवाइड किया, उस बर्फी के एक पीस को टुकड़ों में तोड़ा, तो वही क्या होता है, याद रखना, विश्लेषण। तो विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों में बांट देना। पांचवा जो है वो है संश्लेषण। संश्लेषण क्या है, इस चीज के बारे में समझना। तो संश्लेषण का मतलब होता है कि अब हमने जो भी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी है, उसी चीज को क्या कर देना, उस चीज को दोबारा से इकट्ठा कर देना। जैसे मैंने बर्फी के पीस को छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांटा, हमने प्रसाद को जैसे लोगों में बांटा, उस प्रसाद को दोबारा से एक जगह इकट्ठा कर देना, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है संश्लेषण। और मूल्यांकन क्या होता है, याद रखना, मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हम लोगों ने किसी चीज की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो किस हद तक सीखा है, हमारे सीखने में क्या क्या समस्या आई है, हमें कहां पर अभी परेशानी है, हमें और कितना सीखना है, ये होता है मूल्यांकन, यानी कि किसी बच्चे के बारे में जानना। तो यही चीज क्या होती है, यही ब्लूम्स ने ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर 6 भागों में डिवाइड किया था। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि ब्लूम्स के वर्गीकरण के अनुसार जो जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उसका तीसरा जो चरण होता है या तीसरा प्रकार कौन सा, बच्चा याद रखना, तो वो कहलाएगा प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। पूछा जाएगा सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, मूल्यांकन। पूछा जाएगा पहला कौन सा होता है, ज्ञान। पूछा जाएगा कि 5वें नंबर पर कौन सा है, संश्लेषण। पूछ जाएगा चौथे नंबर पर कौन सा है, तो याद रखना विश्लेषण। इस चीज को अच्छे से वो कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि अच्छे तरीके से इस चीज को क्या है आप लोग पढ़ सको। इन्होंने यहां पर 1956 के बाद में इसका संशोधन हुआ, और 1956 के बाद में जब इसका संशोधन हुआ था, तो वो संशोधन हुआ था 2001 में। और ये 2001 में जो संशोधन हुआ था, किसने किया था, याद रखना, एंडरसन। और किसने किया था, कृतवॉल ने किया था। तो हमसे पूछा जाता है कि जो ब्लूम्स ने जो ज्ञानात्मक पक्ष दिया था, उसका संशोधन कब हुआ था, तो याद रखना 1901 में हुआ था। और यह किसने किया था, एंडरसन और कृतवॉल ने किया था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पहला, जो सबसे निम्न लेवल का पहला जो इन्होंने ज्ञान था, जो नॉलेज बताई थी, उस नॉलेज की जगह इन्होंने किस शब्द का प्रयोग कर दिया, स्मरण का कर दिया, यानी कि रिमेम्बरिंग का कर दिया। कि बच्चा सबसे पहले किसी चीज को क्या करता है, याद करता है। देखो बात वही है, ज्ञान होना, नॉलेज होना। अब रिमेम्बरिंग माने क्या होता है, स्मरण करना, किसी को याद रखना। अब इन्होंने बस ज्ञान की जगह किस शब्द का यूज किया है, स्मरण का। तो पेपर में हमसे पूछा जाता है कि एंडरसन और कृतवॉल ने ज्ञान शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना, इन्होंने किया था स्मरण का, यानी कि रिमेम्बरिंग का। इसके बाद में इन्होंने संश्लेषण की जगह जो प्रयोग किया था, वो किया था क्रिएटिंग, या क्रिएटिंग ना अगर ऑप्शन में आए तो याद रखना यहां पर दे रखा होगा मूल्यांकन। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने 5वें का जो प्रयोग है, जो अंतर है, यानी कि इस टेबल में समझना, वापस एक बार समझना, इन्होंने मूल्यांकन की जगह तो कर दिया किसे, संश्लेषण को, और संश्लेषण की जगह किसे कर दिया, याद रखना, मूल्यांकन को। यानी कि हाईएस्ट लेवल जब उन्होंने प्रयोग किया था तो संशोधन हुआ, तो संश्लेषण को हाईएस्ट बना दिया, 5वें नंबर पर किसे रख दिया इन्होंने, मूल्यांकन को। इसी के साथ तीसरा जो मूल्यांकन जो शब्द था, इन्होंने मूल्यांकन की जगह इन्होंने यूज किसका कर दिया, देखो संश्लेषण का वही चीज होगी है कि बच्चा यानी कि मूल्यांकन जगह किसका यूज करेगा, संश्लेषण का। तो पेपर में पूछा जाएगा हम लोगों से कि एंडरसन ने मूल्यांकन की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था, तो याद रखना इन्होंने किया था संश्लेषण। क्या, या हमसे पूछा जाएगा कि एंडरसन के अनुसार या कृतवॉल के अनुसार जो सबसे हाईएस्ट जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना उस जगह आप आंसर क्या दोगे, संश्लेषण। और ये संशोधन कब हुआ था, 2001 में। और ये चीज याद रखना, इन्होंने जो ब्लूम होता है उसने तो किस शब्द का यूज किया था, संज्ञा का यूज किया था, लेकिन इन्होंने किसका यूज किया है, क्रिया का। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ब्लूम्स के संज्ञा शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो याद रखना क्रिया का। यह बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कंटिन्यू इस क्लास को क्या है कि आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेपर का जो एग्जाम का समय वो बहुत कम है और आपके अच्छे नंबर आ सके, इसीलिए भाई आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको दी जा रही है। सेकंड जो पक्ष होता था, जो सेकंड पक्ष बताए थे, इन्होंने कौन सा पक्ष बताया था, याद रखना, इन्होंने बताया था भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन, जिसको 1964 में किसने दिया था, ये दिया था कृतवाल एवं मारिया ने दिया था। और इसके कितने भाग बताए थे, इसके जो पार्ट बताए थे वो बताए थे 5 पार्ट।
अब जो ये 5 भाग हैं या 5 पार्ट हैं वो कौन कौन से, इस चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया था आग्रहण यानी कि रिसीविंग करना, अटेंडिंग करना। सेकंड है अनुक्रिया यानी कि रिस्पोंडिंग होना। थर्ड है आकलन यानी कि वैल्यू। चौथा है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा है मूल्यों का वैशिष्ट्य चित्रण। अब इस चीज के बारे में जानेंगे कि ये चीजें हैं क्या। ये जो रिसीविंग है वो क्या है। देखिए, अगर कोई चीज हमें हिंदी में साइकोलॉजी के अंदर डिफिकल्ट लगे तो उसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, शायद वो चीज आपको आसान लगेगी। आप यहां पर देखते आग्रहण, शायद समझ में ना आए कुछ बच्चों के, लेकिन अगर आप देखोगे रिसीविंग तो सब बच्चे समझ जाएंगे। रिसीविंग का मतलब क्या होता है भाई, लेना। अटेंडिंग का मतलब क्या होता है, तैयार हो जाना। जब हम किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वही क्या होता है, वही भावात्मक पक्ष का क्या कहलाता है, आग्रहण यानी कि रिसीविंग कहलाता है। देखो, सीखने के लिए तैयार होना क्या होता है, इसका अर्थ होता है सीखने के लिए तैयार होना। इसी के बाद में अब है रिस्पोंडिंग यानी कि अनुक्रिया करना। अब क्या है कि बच्चा जिस चीज के लिए सीख रहा है, जैसे आप लोग, अब मैंने भाई आपको पता है कि अब साइकोलॉजी का जो क्लास का टाइम है वो कितना है, 9 बजे से। तो इस समय आप लोग क्या करोगे, 9 बजे रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। अब मैं जैसे ही आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप मुझे क्या हमारा रिस्पॉन्स दोगे, आंसर दोगे, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे। कमेंट्स करोगे तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो या चीजों को पढ़ रहे हो। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बच्चा का रिस्पॉन्स करना, यानी कि बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर देता है। तीसरा है आकलन यानी कि वैल्यू करना। अब किसी भी वस्तु को क्या है, वैल्यू देना कि कितना हम लोग सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, थोड़ी कमी कहां पर हो रही है। अब बीच बीच में क्या है, मैं आप लोगों से क्या है भाई पूछता रहूंगा। अच्छा, इसका आंसर क्या है, जैसे एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय टॉपिक के बीच में जो प्रश्न करता है ताकि सभी बच्चों का ध्यान उस टॉपिक और उस अध्यापक पे रहे, तो इसी को क्या कहा जाता है, आकलन कहा जाता है, इसी को वैल्यू कहा जाता है। किसी भी वस्तु को वैल्यू देना, इंपोर्टेंस देना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, तो यही क्या होता है, वैल्यू देना यानी कि आकलन करना। चौथा है संगठन। संगठन क्या है, सीखी हुई चीज का यूज करना। अब आप लोगों ने जो भी चीज सीखी है उस चीज को क्या करने लगे, आप प्रयोग करने लगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन करने पर क्या है, आप मुझे आंसर दे रहे हो, यानी कि आपने जो सीखा है उसी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आपने यहां से या इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों ने जितनी भी जानकारी ली है आप उसका क्या है, उस एग्जामिनर को आंसर देना एग्जाम में प्रारंभ कर दोगे। तो ये क्या कहलाता है, हम लोगों का याद रखना, संगठन यानी कि सीखी हुई चीजों का यूज करना। पांचवा होता है मूल्यों का वैशिष्टीकरण। क्या होता है कि अच्छे तरीके से याद रखना, चीजों को सीखना। अगर आप लोग लगभग आपने पहली बार ये वीडियो देखी और फर्स्ट बार देखने के बाद आपने इसमें 70 या 80% चीजों को सीख लिया, अब आपने के 20% आपसे रह गया है, 20 से 30%, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि क्या होगा कि जो 20% भी आपकी चीजें रह रही हैं वो भी चीज क्या हो जाएंगे आपकी अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर हो जाएंगे। ये होता है मूल्यों का वैशिष्टीकरण चित्रण। तो इसी के साथ जो ये चीज है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपके लोग जो दोस्त हैं वो भी क्या है इस वीडियो का फायदा उठा सके। इसी के साथ देखिए तीसरा जो पक्ष बताया था वो बताया था क्रियात्मक पक्ष। और देखिए क्रियात्मक पक्ष क्या है इस चीज के बारे में जानेंगे। देखो, क्रियात्मक पक्ष जो है वो किसने दिया था, सिम्पसन, हैरी और डेव ने दिया था। और ये कब दिया था, 1969 में ये दिया था डेव ने। ये है हैरी और ये क्या है, सिम्पसन। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, क्रियात्मक पक्ष को दिया था। क्रियात्मक पक्ष को जब दिया था तो इन्होंने इसके कितने भाग बताए, 6 भाग। तो 6 भाग में कौन कौन से बताए हैं इसे समझना। पहला बताया था सहज क्रियात्मक अंग संचालन यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट। दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल। तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी। चौथा है प्रत्यक्षीकरण योग्यता यानी कि प्रेप्सेप्चुअल एबिलिटी। और जो चौथा होता है कौशल युक्त अंग संचालन यानी कि स्किल्स मूवमेंट जो होता है। और 5 जो छठा है अंतिम है वो क्या है, सुसंबद्ध और सांकेतिक संप्रेषण यानी कि क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी कि जो आपके सिंबल कम्युनिकेशन होता है उन चीजों को समझना। जैसे अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करते रहें, क्योंकि हर आपका कमेंट्स और लाइक क्या है हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है।
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। जो भी बच्चा किसकी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहा है सबके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए अब सहज क्रियात्मक क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट, यानी कि जो नेचुरल एक्टिविटीज होती है जिन्हें बच्चा जन्म से लेके होता है। जैसे सपोज करना ये बच्चे का नेचुरल एक्टिविटीज है, बच्चे की पलक झपकानी, उसे कोई सिखाता नहीं है, वो नेचुरल चीज है, बच्चे ने जन्म लिया पलक झपकाएगा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये चीज होती है। दूसरा क्या है, बच्चा क्या करने लग रहा है, बच्चा किसी चीज को चूसना प्रारंभ कर रहा है, मुंह में उसने अपनी उंगली दी, फिंगर दी, थंब दिया, उसने अपना पैर का थंब दिया, या उसके पास जो भी चीज आई उसने उसको किस में मुंह के द्वारा चूसना प्रारंभ कर दिया, ये याद रखना। तीसरा क्या होता है, लाड़ देना, उसे कोई नहीं समझाता भाई लाड़ देना क्या है, ये क्या होती है, ये नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें बच्चा स्वयं खुद से करता है, यही क्या कहलाता है, याद रखना, सहज क्रियात्मक अंग संचालन। पेपर में हमसे पूछा जाएगा कि पलक झपकाना ये कौन सी चीज है, तो बच्चा याद रखना पलक झपकाना होता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। इसके बाद देखिए सेकंड होता है बेसिक फंडामेंटल, क्या है, बच्चों की देखरेख करके सिखाना, यानी बच्चों को अपने अंडर में लेके चीजों को सिखाना। जैसे हम लोग जब बच्चा छोटा होता है, जब वो पहली बार पढ़ना प्रारंभ करता है या चलना प्रारंभ करता है, तो पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसे चलना प्रारंभ कराते हैं, यही होता है देख रेख में। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हाथ में पेन इस तरीके से पकड़ा के खुद उसके हाथ को पकड़ के तब उस पर लिखवाना प्रारंभ करते हैं, ये होता है बच्चों की देखरेख करके सिखाना, यानी चलना सीखना। जैसे बच्चा को हम चलना सिखाते हैं, बच्चा किसी वस्तु को पकड़ के खड़ा हो रहा है तो हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, याद रखना किसी वस्तु को पकड़कर सीखना, चलना सीखना, ये भी क्या कहलाता है, याद रखना, ये कहलाता है हमारा आधारभूत अंग संचालन। तीसरा होता है शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं जो होती है, याद रखना, वो दो प्रकार की होती है, पहली होती है फाइन मोटर्स और सेकंड जो होती है ये होती है ग्रॉस मोटर्स। ग्रोस मोटर फाइन मोटर क्या है, इसे समझना। फाइन मोटर उसे कहा जाता है जिसमें हम लोगों की जो बॉडी की छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो भी काम मोस्टली लगभग जिसमें हमारी एनर्जी बहुत कम लॉस हो, यानी कि जिसमें हमारे उंगली और अंगूठे की हेल्प से जो काम होता है वो होता है फाइन मोटर्स। जैसे पेन को पकड़ना क्या है, फाइन मोटर्स है, बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही भाई, मैंने बर्फी के पीस को पकड़ा उठाया, ये भी क्या है, फाइन मोटर्स है। अब जो हमारी ग्रॉस मोटर होती है वो कौन सी होती है, इसे समझना। इसे कहा जाता है मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं जोर जोर से उछल रहा हूं, कूद रहा हूं, इस तरीके से कर रहा हूं, ये क्या होती है, ग्रॉस मोटर। जिसमें बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है वो ग्रॉस मोटर होता है, और जिसके अंदर बिल्कुल बॉडी के छोटे छोटे क्या है एनर्जी वेस्ट होने में बहुत ना के बराबर समय लगता है, या बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, ये क्या कहलाती है, हमारी फाइन मोटर्स होती है, याद रखना। प्रत्यक्षीकरण योग्यता क्या होती है, प्रिसेप्शनल एलिबिलिटी क्या होती है बच्चे, इसे समझना। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से क्या कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने किसी को टच किया, मैंने किसी, अभी हमारे सामने दूध है, सब्जी है, कोई मिठाई है, या कोई भी चीज है, वो खराब हो जाए, हम जैसे उसे सूंघेंगे, अच्छा देखना भाई कल की सब्जी है, देखो एक बार सूंघा, नहीं तो खराब होगी, कैसे पता चल गया, तो जो हमें पता चला है वो क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं कहलाती हैं, याद रखना। जैसे यानी कि किसी भी चीज को देखकर, सूंघकर या छूकर उसके बारे में पता करना। जैसे सपोज करना दूध गर्म है, मैंने उसे छुआ भी नहीं, लेकिन अगर उससे भाप निकल रही है तो समझ जाऊंगा भाई दूध गर्म है। ये जरूरी नहीं कि मैं उसे टच करूंगा, या दूध से भाप नहीं निकल रही, मैंने उससे गिलास को पकड़ा, गिलास को पकड़ने के बाद क्या हुआ कि पता चला भाई ये तो गिलास गर्म है, भाई इसको मत पकड़ना, ये बर्तन गर्म है। तो यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। नेक्स्ट है पांचवा, क्या है, कौशल युक्त अंग संचालन। क्या होता है, सीखी हुई चीजों का अभ्यास करना, यानी कि आपने जो भी चीज सीखी है उसका क्या है, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसकी बार बार क्या है, हम लोगों का अभ्यास करना है। उसके बाद में जो अंतिम है और लास्ट ये है सुसंबद्ध सांकेतिक संप्रेषण, यानी कि इशारों के माध्यम से किसी भी चीज को बताना या समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, अभी माता जी को हम कोई बात कर रहे हैं, वो माता जी को बुरी लगी, तो माता जी आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, वहां पर गेस्ट बैठे हुए हैं, सपोज करना माता जी और चार लोग या कोई गेस्ट आए हुए हैं, वो आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पिताजी भी वहीं पे हैं, तो एकदम हमसे कोई गलती हो जाए, वो लोग बात कर रहे हैं, वहां पर शोर मचा रहे हैं, तो माता जी उनके सामने में डांटेंगे नहीं,
एकदम आंखों का साइज क्या कर देंगी, बड़ा बड़ा कर देंगे। जैसे ही आंखों का साइज बड़ा कर दिया तो क्या है, बच्चा चुप हो जाएगा, एकदम खामोश हो जाएगा, जैसे बच्चा कुछ भी नहीं जानता हो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फेस इंप्रेशन, यानी कि फेस इंप्रेशन से क्या कर दिया, माता जी ने हमें चीजों को समझा दिया। तो यही होता है फेस इंप्रेशन के माध्यम से बात करना या इशारों से बातचीत करना। जैसे आपने साइन लैंग्वेज देखी होगी कि वो लोग इशारों से बात करते हैं, या बहुत जगह क्या होता है, कहीं पर हम लोग बैठे हैं, पूजा हो रही है, आरती हो रही है, वहां बोलना अलाउड नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे पूछेंगे भाई फोन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, भैया फोन उठा ले, आ रहा है फोन आ रहा है, तो वो क्या समझ जाएगा, वो अपने फोन को तुरंत देख लेगा, हाँ भैया कोई क्या कहना चाह रहा है। यही होता है, याद रखना, इसी को कहा जाता है सांकेतिक संप्रेषण। इसी के साथ जो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी है वो क्या होती है, समाप्त होती है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करना, लाइक करना। मिलते हैं इसी तरीके से, धमाकेदार तरीके से फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।